अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मैं एहसान खालिद शबीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल से आगे। और आज दो बड़े अहम इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान में आए रोज़ एक से एक बड़ी खबर जन्म लेती है और जहां पाकिस्तान में मामला चल रहा था जजेस को धमकी देने के हवाले से, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 रुकनी बेंच बना दिया। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक और खतूत आए हैं, 8 खतूत आए हैं और इनके अंदर धमकी अमेज लैंग्वेज भी है, एंथ्रॉक्स भी लिखा गया है और कुछ खतूत के अंदर पाउडर बरामद हुआ है। और जिन एहलकारों ने उनको खोला उनकी आंखों में सोजिश और जलन भी हुई और फिर इसी तरह से उसको तमाम मवाद को इस्लामाबाद पुलिस ने और मुतल्लिका इदारों ने उसको अपनी तहवील में लिया और इसकी तहकीकात चल रही हैं। और दूसरी तरफ सेनेट का इलेक्शन भी है और केपी के अंदर इलेक्शन नहीं हो सका। वहाँ पे जो मखसूस नशिस्तें थी उनके ऊपर हलफ नहीं हुआ और फिर गवर्नर ने जो इजलास तलब किया वो भी मुनक़द नहीं हो सका, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट का जो केपी के अंदर इलेक्शन होना था वो मुलतवी कर दिया। अब बाकी सूबों में और नेशनल असम्बली के अंदर भी जो इलेक्शन हुआ है उसके नतीजे में चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होना है। क्या केपी में अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो क्या सेनेट अभी मुकम्मल हो चुका या नहीं हुआ, और फिर चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन है वो मुतासिर हो सकता है या नहीं हो सकता। ये दो बड़े अहम हवाले हैं आज हम जो इस प्रोग्राम के से बातचीत करेंगे। आबिद ज़ुबैरी साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर भी हैं और बड़े सीनियर कानूनदान हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और कमर दिलशाद साहब जिनका तमाम कैरियर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ वाबस्ता रहा है और पाकिस्तान की जो इलेक्शन साइंस कह लें या जो मैकेनिज़्म है, सिस्टम है, उसको बड़ी से जानते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आबिद ज़ुबैरी साहब, मैं आपसे स्टार्ट कर लेता हूँ कि पिछले चंद दिनों से जो संगीनी है पाकिस्तान के अंदर उसको महसूस किया जा रहा है कि जजेस ने जिस अंदाज के अंदर खतूत लिखे और फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, कमीशन भी बना, लेकिन अभी जो है कि वो असखुद नोटिस के नतीजे में 7 रुकनी बेंच जो है कि वो उसकी समाअत करेगा कल। लेकिन ये जो आज एक नई डेवलपमेंट हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जो खतूत का आना और ये सारा धमकी अमेज लैंग्वेज भी है, एंथ्रॉक्स पाउडर है या नहीं अभी तो तहकीक होगी, लेकिन ये लिख कर भेजा गया, ये सारे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बड़ा संजीदा बड़े खतरनाक मामला है कि पहले आप देखिए, संगीनी देखिए सारी बात की कि इस तरह से जजों को पहले डराया धमकाया गया, उनके फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। वो पहले ये बातें अपने मुद्दा बयान करते रहे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहां के सीनियर जजेस को बताया कि उनके साथ ये हो रहा है। फिर वो आखिर में जब वो तक आ गए तो मतलब देखा कि कुछ हो नहीं रहा तो उन्होंने एक खत लिखा कि जी हम इतनी इस चीजों कर रहे हैं। उसके तो आप देखिए उसकी नौयत को देख के फिर कमीशन बनने की कोशिश की गई, कमीशन बनेगा, फुल कोर्ट एंडो किया उसको, लेकिन आपने कल उस पर सुओ मोटो ले लिया। और जितने जजेस वहाँ अवेलेबल हैं इस्लामाबाद में, 7 बाज सर्किट पे हैं, प्रोविंसेस में आए हुए हैं बेंचेस सुप्रीम कोर्ट की, तो जितने अवेलेबल हैं उनके सामने अब ये उन्होंने सुओ मोटो केस लगा लिया, नोटिस भी इशू हो गया अटॉर्नी जनरल साहब को। अब कल देखना है उसमें क्या, क्योंकि ये हमला है एक इंस्टीट्यूशन ऑफ एक पिलर ऑफ द स्टेट यानी एग्जीक्यूटिव हमला किया है आईने पाकिस्तान के ऊपर। ये मामला बहुत संगीन नौत का है, तो मैं बहुत खुश आइंद है कि चीफ जस्टिस साहब ने इसको मामले को उठाया और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट होगा, ताकि सारा फुल कोर्ट, क्योंकि ये हमारी बका का सवाल है। आप ये देखिए, आप जानते हैं उनको धमकियां तो मिल रही थी, उनके रिश्तेदारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और ये तो हाई कोर्ट इस्लामाबाद है। मुझे नहीं पता बाकी हाई कोर्ट्स में क्या पोजीशन है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी होने की, और हमने कुछ फैसले देखे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जिससे उन्होंने किस तरह से कोई पॉलिटिकल लोगों को करना था। आपने ये भी देखा कि जी लोग को हाई कोर्ट बेल देता था, उनको बाहर निकलते ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता, तो हमारी यहाँ पूरा ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन ये जो बात दिखती है ये हमारा आइन को तोड़ने के मुतरादिफ है। ये जो हमला हुआ है एक सुतून ऑफ द स्टेट के ऊपर जो हमारी अदलिया है, तो इसको मैं उस नजर देखता हूँ। अब आप देखिए कि आज जो उनको अब ये नहीं पता वो एंथ्रेक्स है या नहीं है, कोई पाउडर जो भेजा गया, सारे जजों को धमकी दी गई, इंक्लूडिंग मैंने आप बता रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। तो देखिए ये तो बड़ा फेलियर है सरकार का कि आप इस्लामाबाद का देखिए, ये वही आप देखिए वो SSP ऑपरेशंस, SHOs एरिया का, और जो वहां का DC है, जो भी लोग हैं वहां के, जो कंटेम्प्ट में आपको पता है कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट हो गई थी, उनको जेल की सजा हो गई थी, लेकिन वो सस्पेंड हुई है इस वक्त सजा, लेकिन सरकार ने उनको बदला नहीं। वो वही लोग बैठे हुए वहां, तो आप इन्हीं लोगों से क्या इन्वेस्टिगेशन होगी कि ये कितना बड़ा मामला हो गया। इसमें जो लोग जिन पे जो
वाले और कह रहे हैं, मैं इल्जाम भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा जो उन्होंने किया, मैं समझता हूँ हाई कोर्ट का जज गलत बात नहीं कर सकता, अपनी हल्फ की वो गलत बयानी नहीं कर सकते। जो वो बात कह रहे हैं वो मेरे लिए वो बात सही है, बर्डन दूसरों पे है कि वो साबित करें कि उन्होंने ये नहीं किया। तो ये जो बात है इस पे सही इन्वेस्टिगेशन अब कौन करेगा? लोग हैं जिन पे उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकार और स्टेट और इंटेलिजेंस एजेंसी जो ये कर रहे हैं, तो ये बड़ा नौयत का है, लेकिन किसी तरह इसको भी मुद्दकी अंजाम पे पहुंचाने की जरूरत है। मैं तो समझता हूं इन जजों को फर्दर डराने की कोशिश की गई है, या ये भी हो सकता है, मैं थोड़ा सा क्रेडिट दूंगा इस चीज का कि हो सकता है कि ये, क्योंकि अभी इस वक्त पूरा बर्डन उन पे चला गया है, सरकार पे के ऊपर, जी, एजेंसीज में, कि कहीं ये उनको फर्दर बदनाम करने की कोशिश। मतलब दोनों तरफ से दोनों मामलात हो सकते हैं। जरा मैं कुछ भी जिम्मेदार जी कंवर दिलशाद साहब, आपकी तरफ भी मैं आता हूं, और ये मामला इलेक्शन का हम अगर देखें, एक जो स्टेट ऑफ डिफाइंस की सूरत हाल में इलेक्शन के मामलात के अंदर भी नज़र आती रही शुरू से लेके अभी तक। चाहे इलेक्शन का हम पहले शेड्यूल देखें, उसके बाद केयर टेकर सेटअप आया, उसके अंदर यही इंतज़ामी मशीनरी पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन्हीं डिप्टी कमिश्नर साहब और IG साहब के तबादले के लिए खतूत लिखे मुतअद्दिद बार हुकूमत को, लेकिन तब्दील नहीं हुए। फिर उसके बाद अभी ये KP के अंदर नोटिफिकेशन होता है, गवर्नर असम्बली का इजलास बुलाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमें एक स्टेट ऑफ डिफाइंस नज़र आ रहा है। तो ये आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कौन सी ऐसी पावर है, और फिर इस स्टेट ऑफ डिफाइंस को कैसे हमारे रियासती या हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखा जी, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सेनेट के इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में मुलतवी कर दिए, बाकायदा ताहुक्म सानी में उन्होंने मुलतवी किए हैं। उसके बाद उन्होंने हवाला दिया है, उनके पास आइन का आर्टिकल 218 मौजूद है, उनके पास सेक्शन 128 है इलेक्शन एक्ट में, जिसमें लिखा है कि नागुज़ीर हालात पैदा हो जाए तो आप इलेक्शन को जो है मुलतवी कर सकते हैं। तो उन्होंने जब देखा कि तकरीबन 25 नशिस्तें हैं, ख्वातीन मखसूस नशिस्तें जिसमें माइनॉरिटी भी शामिल है, ख्वातीन की भी है, उनका हलफ नहीं लिया गया, जिसके सूबाई गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन के हकामात की तामील नहीं की। उन्होंने हुक्म की बाकायदा हुक्म जारी किया कि आप इस हलफ लें। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो आर्डर जो थे उसको उन्होंने दरगुजर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन की अपनी रेट कमजोर हो गई ना, इलेक्शन कमीशन के अपने इख्तियारात कम हो गए, तो उन्होंने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन मुलतवी कर दिया। अब ये सूबाई गवर्नमेंट जो है वो बड़ी अग्रेसिव पे जा रही है, सूबाई गवर्नमेंट अग्रेसिव पे जा रही है। सूबाई गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमने इसके लिए पूरी जो है हमने ये 25 सीटें जो है ये ख्वातीन की या रिजर्व सीटें, ये हमारा हक है, हम किसी को नहीं देंगे। तब वो अब चले गए सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में। अब अगर जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने ये बाकायदा जजमेंट दी कि ख्वातीन की नशिस्तें जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये हमायत याफ्ता को नहीं मिल सकती। उनका भी एक 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने भी इनकार, उन्होंने बकायदा इसके बाद इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी जज ने फैसला दिया। अब ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अगर ये फैसला दे देती है कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें मिलनी चाहिए तो उनको सीटें मिल जाएगी। अगर उन्होंने एक फैसला ये दिया कि नहीं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इस्तेहकाक नहीं बनता, तो फिर अल्लाह मोहल्ला वो सूबाई असम्बली का इजलास भी हो जाएगा, वो हलफ भी हो जाएगा, वहाँ पे सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन डिले हो गया, ताखीर हो गई। ये हमारी इंतखाबी तारीख का बड़ा अनहोनी वाक़या है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज जो है वहाँ इंतखाबात नहीं हो सके। तो ये कोई अच्छा खुशगवार लम्हा नहीं है। ये बड़ा देखिए, हमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब एक आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें नहीं मिल सकती, तो फिर सूबाई असम्बली की हुकूमत को, स्पीकर को इसको ऑर्डर को तस्लीम करना चाहिए था। तो उन्होंने दरगुजर किया, नजरअंदाज कर दिया। इसके नतीजे अच्छे तो नहीं निकलेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला जो है जहर इलेक्शन कमीशन को भी रखेगा सामने और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को। एक सवाल ये नजर में ये जो है ये सूबाई का दुरुस्त नहीं है। एक सवाल ये भी पैदा होता है कंवर साहब कि इससे पहले जब चारों सूबाई असम्बली के अंदर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या कायदे ऐवान के इलेक्शन हुए, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, तो उस वक्त भी ये नुक्ता नज़र था कि शायद हाउस कंप्लीट नहीं है, ये रिजर्व सीट उस वक्त अनाउंस ही नहीं हुई थी, नोटिफिकेशन नहीं हुआ था कि उनको रोक लिया जाए और पहले नोटिफिकेशन हो। एक सवाल। दूसरा इसका पहलू एक ये भी है कि जी चलें पहले इस पर कर लें, फिर मैं दूसरी बात करता हूँ, फिर मैं आबिद साहब से भी पूछ लूंगा उनकी ओपिनियन इस पर। नहीं, एक बात मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं आपकी वसातत से
कि उसमें ये है कि जनाब जब ये ख्वातीन की नशिस्तें, माइनॉरिटी की नशिस्तें कौमी असम्बली में भी हो गई, लाहौर में पंजाब असम्बली में भी हो गई, इसके बाद हर जगह तमाम जगहों पर उन्होंने बाकायदा उन्हें अपना वोट कास्ट भी कर दिया, उन्हें हल्फ भी उठा लिया। तो ये खैबर पख्तूनख्वा ने नजर नहीं आ रहा था कि जनाब जो कौमी असम्बली में आपके उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, ठीक है उनकी तादाद कम थी, हाँ शिकस्त हो गई, शिकस्त तो होनी थी, लेकिन उन्होंने जमहूरी अंदाज में हिस्सा लिया। तो जब वहां उन्होंने जमहूरी अंदाज में हिस्सा लिया तो आप लोगों को भी चाहिए था कि खैबर पख्तूनख्वा में ये सीटें ज्यादा से ज्यादा, जो अगर ये सीटें मिल जाती, हल्फ हो जाता, तो ये अपोजिशन को तकरीबन 3 या 4 सीटें जो थी सेनेट के मिलने का इम्कान थे, 7 सीटें इनको मिल जाती तहरीक इंसाफ को। लेकिन बहरहाल उन्होंने 4 सीटों की खातर अपनी 7 सीटें भी गवा दी और इलेक्शन भी नहीं हो गया, जगह हसाई भी हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामले में जाएगा और जब तक ये फैसला नहीं हो जाता तो इलेक्टोरल कॉलेज का, तो फिर ये अपना चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब नहीं होगा। और लेकिन अपने बाकायदा ऐवान बाला फाल रहेगा, उसमें जो सबसे सीनियर मेंबर है उसको बना देंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर द टाइम बिंग, तो कानून साजी भी होती रहेगी और कानून भी चलता रहेगा। लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा का ये पॉइंट ऑफ व्यू है दुरुस्त नहीं है। अब ज़ुबैर साहब आपकी तरफ आता हूँ मैं। ये जो हम पहले जो बात कर रहे थे कि स्टेट ऑफ डिफेंस की सूरत हाल है इदारों के अंदर भी, और ये हमें पिछले 1.5-2 साल से चीज़ें तवातर के साथ नज़र आ रही हैं और अभी भी वो आगे मामलात जो है सुधर नहीं रहे। और जो खुद PTI को बड़ा गिला रहा जी का अच्छा जी ये बातें नहीं मानी जा रही। अब जैसे कंवर दिलशाद साहब भी कह रहे हैं KP के अंदर उनकी अपनी गवर्नमेंट ने भी जो है कि अब इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को भी गवर्नर के असम्बली इजलास बुलाने के जो अहकाम हैं उनको भी वो नज़रअंदाज कर रहे हैं और अभी सेनेट की तश्कील में भी आप रुकावट पैदा हुई है। तो इस सारे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मैं तो उसको देखता हूँ, इसकी सारी शुरुआत इस डिफाइंस की जो आप बात कर रहे हैं हुकुम उदूलू की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शुरू की। इलेक्शन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ना करा के, फिर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन ना करा के वक्त के ऊपर सबसे बड़ी डिफाइंस तो उन्होंने की, आइन को उसने इन तोड़ा। ये इलेक्शन कमीशन, मैं तो कहता रहा हूँ कि जी इलेक्शन सबसे बड़े आर्टिकल 6 के कोई मुर्तकब होता है उसके अंदर, तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि उन्होंने इस बात की डाली, हुकूमत ने डाली, हुकूमत वक्त जो उस वक्त भी थी अब भी है, उन्होंने इलेक्शंस नहीं कराए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की बवानियां तो या तो इलेक्शन कमीशन, तो जाहिर बात जैसा बोगे वैसे ही काटोगे। तो आपने लोगों को चांस दे दिया। दूसरी बात है अभी उनका मैटर सब जुडिस है। पॉइंट इशू ये है कि सेनेट अब कॉन्स्टिट्यूट नहीं है इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 60 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए सेनेट। पांच आपने उनकी जितनी सीटें 14 प्लस वो जो अभी कंवर दिलशाद साहब कह रहे थे 25 बनती हैं, वो सेनेटर्स है ही नहीं। सेनेट ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई तो मोस्ट प्रॉब्ली ये इलेक्शन स्पीकर डेप्टी स्पीकर नहीं हो सकेगा। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। देखिए मामला सिर्फ ये नहीं है कि पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला कर दिया कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती, मामला एक और भी है बड़ा सीरियस, उनको नहीं मिल सकती, क्या उनकी सीटें दूसरों में तकसीम हो सकती है? नहीं, ये भी एक इशू होना है। तो ये सारी चीजें हैं उनके PTI और उनके साथ जो पिछले दिनों में हुआ है, आप देखिए उनके साथ होता रहा, उनसे बदले का निशान ले लिया गया। वो आप देखिए वो टींडे करेले बैंगन के सिंबल्स पे उन्होंने इलेक्शन लड़ाए, तो फिर उसके बावजूद भी, और फिर मैंडेट भी चोरी हो गया। सेक्शन 47 फॉर्म 47 हुकूमत इस मुल्क में चल रहे थे। तो ये सारी चीजें जब आई उस वक्त भी कहता, आपके चैनल्स पे कंवर साहब भी गवाह इस बात के, कहता रहा कि एक आपने ये हुकूम उदूली शुरू कर दी अदालतों की और मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, तो फिर कहीं ये मामला रुकेगा नहीं, फिर हम एनर्की की तरफ जाए, क्योंकि जहां आइन और कानून को तोड़ देते हैं नहीं मानते। जो जजों के आप देख लीजिए केस हुआ जो चेंज देख रहे हैं कि आइन नहीं टूटा पाकिस्तान, जिसमें लिखा हुआ है कि हमारी अदलिया आजाद होगी, आजाद अदलिया है। आप प्रीएम्बल देखें पाकिस्तान के आइन का, तो ये सारी चीजें हो रही है। जब स्टेट खुद पुरतशद्दुद हो जाए और आइन और कानून तोड़ने लगती है, तो फिर हर कोई फिर ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। जरा आप सब एक ब्रेक ले लेते हैं, जरा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो फिर दो बड़ी इवेंट और जो हुई हैं कि इसी सारे पॉलिटिकल प्रोसेस के नतीजे में, इलेक्शन प्रोसेस के नतीजे में, एक तो कौमी असम्बली में भी स्पीकर नेशनल असम्बली ने जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तमाम अरकान PTI के अरकान को उनको आज़ाद डिक्लेयर करार दे दिया, और ज़िमनी इलेक्शन में वो जो सुन्नी इत्तेहाद का कौंसिल का इंतखाबी निशान है घोड़ा, उसके ऊपर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं।
तो ज़िमनी इलेक्शन के बाद क्या ये पार्लिमानी पार्टी बन सकेगी, नहीं बन सकेगी, और फिर कुछ इसी तरह से और कुछ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ हैं, इनमें बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान में सेनेट इलेक्शन और कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से। आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ हैं, कंवर दिलशाद साहब हैं। ज़ुबैरी साहब, एक चीज़ ये बताइएगा, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अभी जो ज़िमनी इलेक्शन है इसमें तो तमाम कैंडिडेट जो हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI के, वो एक ही इंतखाबी निशान पर लड़ रहे हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान था। लेकिन स्पीकर नेशनल असम्बली ने अभी इनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया है। तो आपको पार्लिमानी कदगन होती है या आपको फ्लोर क्रॉसिंग के जितने भी आपके ऊपर ज़ाब्ते या आइन की शिकें नाफिज हो सकती हैं, उससे उनको मुबर्रा किया गया है। तो ये चीज़ें जो हैं कि आप समझते हैं किस तरह से आगे बढ़ेंगी, और अगर ये दोबारा से ज़िमनी इलेक्शन में एक निशान के ऊपर आते हैं और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ऐवान में आ चुकी होती है, तो फिर ये क्लेम कर सकते हैं अपनी इन रिजर्व सीट्स के ऊपर या नहीं? इसमें सबसे पहली बात है कि मुझे नहीं पता कि PTI के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे वो हो गए या नहीं हो गए। अभी दोबारा तो हो गए, सर्टिफिकेट भी जमा करवा दिया उन्होंने, लेकिन अभी उसमें फैसला नहीं हुआ कुछ। नहीं, फैसला क्या मतलब, फैसला तो कुछ नहीं होना ना। मतलब इशू ये कि लॉ कहता है 208 और 209 जो सेक्शन है इलेक्शन एक्ट का, वो कहता है आपने इलेक्शन करा के उसमें कर दिया, अब वो ना करें 10 साल 1 साल तक ना करें, ये बात तो नहीं है। उनको तो और उनको अपलोड करना होता है। आई होप इलेक्शन कमीशन ने उसे अपलोड कर दिया अपनी वेबसाइट पे, जो सर्टिफिकेट उन्होंने जमा कराया। तो इनको जिम्मी इलेक्शन तो अपनी सिंबल पे लड़ना चाहिए, जो इनका सिंबल है। उसमें जिम्मी इलेक्शन में इलेक्ट होके आए PTI के, और इनके जो आजाद मेंबरान है उनको शामिल हो जाएं उसमें। तो मुझे नहीं पता अब सुन्नी इत्तेहाद के साथ उनको जाने की अब जरूरत क्या पेश आ रही है। नहीं, इन्होंने जो अभी अपना आखिरी इलेक्शन करवाया ज़ुबैरी साहब, उसका सर्टिफिकेट जमा करवा दिए, लेकिन उसके बाद अभी तक जो है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंस करना होता है कि इलेक्शन को एक्सेप्ट करना होता है, वो अभी तक नहीं हुआ ना। ये में कहा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, कंवर दिलशाद साहब से आप पूछ लीजिएगा। मुझे मैं आपसे माजरत कहूंगा, जो जाना है वो कि ये उनको कोई डिसीजन देना होता है। वो अगर वो समझते हैं को नहीं है तो फिर शो कॉज देंगे कि जी आपका इलेक्शन सही नहीं हो, जो उन्होंने किया है, जो इस मुल्क में जो सारी प्रॉब्लम की है वो करके इन्होंने। तो अब कहाँ लिखा हुआ है कानून के अंदर कि जी उन्होंने उसको अप्रूव करना होता है? ये तो कहीं नहीं लिखा। 215 में है कि जी अगर आपने नहीं कराया इलेक्शन सही से तो फिर आपका सिंबल लिया जा सकता है। तो ये मैं तो समझता हूँ कि ये, लेकिन क्या अगर इलेक्शन हो गए, अब इनके एक्सेप्ट करके इनको जिम्मी इलेक्शन जो आ रहे हैं उस पर ये अपनी पार्टी के उस पर टिकट पे लड़े और अपने सिंपल के साथ, बल्ले के साथ लड़े। एक आखिरी चीज ब्रीफली आपसे मैं पूछना चाहूंगा, फिर मैं कंवर साहब से सारी ये डिस्कशन कर लेता हूँ टेक्निकलिटीज इलेक्शन की, कि ये जो जुडिशियल क्राइसिस हम जिसको कह सकते हैं, ये सारी सिचुएशन पैदा हुई है, इसके अंदर भी अभी 2-3 आरा आ रही थी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद मामला हुकूमत को, एग्जीक्यूटिव को भेजा था। आप क्या समझते हैं कि इस किस्म की सूरत हाल से मुस्तकिल तौर पर निपटने के लिए एक तो आपके जुडिशियल लेवल के ऊपर भी और फिर एक पार्लियामेंट लेवल के ऊपर भी कौन से ऐसे इकदाम होने चाहिए ताकि इसका मुस्तकिल तदारुक किया जा सके? सबसे पहला इकदाम तो ये होना क्या है कि आप अदलिया को आज़ाद कर दें। आप उनके फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश ना करें। जब तक आप ये करते रहेंगे वो आपके यही प्रॉब्लम्स रहेंगी। और जो फैसला अदालत करे उसको मनो अन माने। जिस तरह हम देखते रहे कि मानते नहीं है, उनके फैसलों को नहीं माना, पार्लियामेंट में खड़े होकर तकारीर की गई कि हम नहीं मानते इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट के। जब तक आप इंस्टीट्यूशंस की इज्जत नहीं करेंगे तो आप ये क्राइसिस में ही रहेंगे। और दूसरी बात है, कोर्ट को भी अपना रोल करना चाहिए, कोर्ट को भी इन चीज़ों से ऊपर होना चाहिए और वो उनको एग्जेक्टिव से बिल्कुल अलग होना चाहिए। एग्जेक्टिव से कोई मुलाकात करने की जरूरत नहीं है, उनकी मुलाकात सिर्फ और सिर्फ थ्रू द जजमेंट्स होनी चाहिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके मुल्क में सही जमहूरियत कायम नहीं होगी। पार्लियामेंट अपना रोल प्ले करे, उसका काम है कानून साजी करें वो बैठ के, और कोर्ट का काम है उस कानून को की तशरीह करना। उसकी जब वो तशरीह कर दें तो वो उसको माने। अपनी अपनी डोमेन में रहे तो ज्यादा बेहतर है। डोमेन में रहे, लेकिन कुछ इंटरमिंगलिंग जरूर होती है, लेकिन अपनी डोमेन में रहे और इज्जत करें। क्योंकि पार्लियामेंट देखें, कोर्ट के पास इख्तियार होता है किसी कानून को डिक्लेयर करना कि आइन से तसादम है। ये आइन ने उनको हक दिया है। अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट से ये हक ले लें तो आप कोर्ट को अबॉलिश कर दीजिए। चले, मैं कंवर साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये जो इलेक्शन प्रोसेस अगेन जो आपने भी कुछ बातें की, एक तो ये बताइएगा कि प्रिजाइडिंग अफसर आपने कहा था कि कर सकती है हुकूमत या किसी को, वो इसहाक डार साहब को भी आज जो सुबह नोटिफिकेशन हुआ हमारे सामने आया, प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड किया, प्रेसिडेंट ने उनको बना दिया। ये बताएं कि जो पार्लिमानी अमूर की मिनिस्ट्री में कुछ लोगों का ये ख्याल था कि अभी डार साहब सेनेटर बने ही नहीं हैं, आज इलेक्शन हुआ, अभी बन गए, हलफ उठाएंगे, तो प्रिजाइडिंग अफसर जो है कि जो सिटिंग सेनेटर होता है उसमें से किसी को बनाया जाता है सीनियर तरीन। तो ये लॉजिक ठीक है या वाकई जो अभी इलेक्शन लड़ रहा है उसको भी बनाया जा सकता है?
नहीं देखो, एक नए पाकिस्तान के जो इलेक्शन 2008 में जो 2024 जो इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी के बाद, जो हालात नजर आ रहे हैं, जो अनहोनी बातें हो रही हैं, इस लिहाज से कहीं भी इदारों में एतमाद नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर भी एतमाद नहीं रहा। बज़ाहिर है कि जब तहरीक इंसाफ है वो उनके तमाम फैसलों को रद्द करती है। अब इन हालात को देखते हुए अब ठीक है, इसहाक डार साहब जो हैं वो एक सीनियर मेंबर हैं, सेनेटर हैं, वजीर खारजा भी बन गए हैं, लेकिन वो अगर फॉर दी टाइम भी इनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है, इसका कानून है, ये पार्लियामेंट एक्ट का हिस्सा है, सेनेट का भी बाकायदा रूल ऑफ बिजनेस में है कि अगर कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अगर चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन ना मौजूद हो, तो उसमें जो सबसे सीनियर 3 मेंबर होता है तो उसको वो आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर दी टाइम भी बना देते हैं। जैसे कि जब ये सादिक सजरानी का जब चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा था, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, मुज़फ़्फ़र शाह साहब प्रिजाइडिंग ऑफिसर लिया, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर एक पैनल बन जाता है सेनेट का। उस सेनेट का जो पैनल बनेगा उसमें वो अपने बाकायदा, जब तक नया चेयरमैन नहीं आ जाता तो वो पैनल जो है वो बाकायदा उसको प्रिजाइड करेगा। तो उसमें इलेक्शन के हवाले से देखा जाए तो सेनेट के मामलात में कोई किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी और सेनेट जो है अपनी कार्रवाई करता रहेगा जब तक कि खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं हो जाता। उस वक्त तक वो भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में चला गया है। अब चूंकि इमरजेंसी बीच में आ गई है, ये 7 रुकनी बेंच बन गया है, तो इनके फैसले के बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टेकअप करेगी और वो 1-2 हेयरिंग में फैसला कर देगी, आया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मौक़िफ़ दुरुस्त है या वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को बरकरार रखते हैं, तो फिर वो हलफ भी हो जाएगा और सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा। वो 4 सीटें अपोजिशन को मिल जाएंगी और 7 सीटें तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है। अच्छा, तो ये सारे मामले फाइल तो बड़ी हुई है, तशवीश हुई है, लेकिन बहरहाल वो अपना तहरीक इंसाफ का अपना मैनिफेस्टो है या अपना तरीक़ेकार है या उनके अपने स्ट्रेटेजिक है कि जिसकी बना पर उन्होंने वफाक से भी तावन नहीं किया और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से भी तावन नहीं कर रहे। तो ये सारे मामलात उनके अपने सियासी मामलात हैं, लेकिन ये चंद दिनों में या चंद हफ्तों में नहीं, ज्यादा ज्यादा 1 हफ्ते में फैसला हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का। लेकिन बहरहाल हमें आपके प्रोग्राम से ये हमें कहने की मौका मिल गया है, ये चारों सूबाई असम्बली में हालात ठीक नहीं जा रहे। पंजाब असम्बली में ठीक है कि हुकूमत को वफाक में 2/3 मेजॉरिटी मिल गई है। आज ये देखें कि 224 वोट लिए हैं इसहाक डार साहब ने या अपने राना महमूद हसन साहब ने 224 दिए हैं, तो इसका मतलब 224 का मतलब ये है कि उनको 2/3 मेजॉरिटी मिल चुकी है। 336 का कौमी असम्बली का हाल है जिसमें 224 जो है राना महमूद हसन साहब ले गए हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें 2/3 मेजॉरिटी मिल चुकी है, तो उन्हें तो किसी कानून साजी में किसी की जरूरत नहीं पेश आएगी। ठीक है कि अब बड़ा अच्छा फैसला किया अपने सरदार सादिक अयाज ने कि बाकायदा उनको बना दिया उमर अयूब साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन की तादाद 85 है। शोर शराबा होगा, कापियां फाड़ के फेंक देंगे, डाइस पे बाकायदा घराव करते रहेंगे, लेकिन हुकूमत अपनी कानून साजी भी करते रहेगी और मामलात को भी चलाते रहेगी। सूबाई असम्बली पंजाब में वहां भी हंगामा रही रहेगी। इसी तरह आपके कराची में एमपीएम बड़े नाराज बैठी है, वो भी हंगामा करती रहेगी, लेकिन काम चलता ही रहेगा। ये तकरीबन वक्त निकाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बातचीत करते हैं। राजी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो इन्हीं इशूज़ के ऊपर जो पोलिटिकल पर्सपेक्टिव है उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत जारी रखेंगे और ख़ास तौर के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने पहले ख़त लिखा था कि उनको धमकियां दी जा रही हैं और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ही खतूत भेजे गए हैं जो धमकी अमेज़ खतूत हैं। उनके अंदर पाउडर नुमा कोई चीज़ भी बरामद हुई है जिसमें जो मतन था उसके अंदर लिखा हुआ था एंथ्रॉक्स। ये एक केमिकल होता है जिसको बायोलॉजिकल वेपन के तौर के ऊपर भी इस्तेमाल किया जाता है। 9/11 के बाद आपको याद होगा कि अमेरिकन कुछ कांग्रेसमैन और कुछ ऑफिशल्स को इस किस्म के खतूत गए थे, वहाँ पे 5 हलाकतें और 17 अफराद मुतासर भी हुए थे। तो ये सिचुएशन किस तरह से बन रही है, किस तरफ जा रही है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लक है, वकील भी हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और राना एहसान अफजल साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तल्लक है वो भी हमारे साथ होंगे। राना साहब, आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं कि ये जो सारी सिचुएशन डेवलप होती हुई बड़ी संगीन हालात की अक्कासी करती है। पहले
जजेस का ख़त लिखना, फिर वो मामला भी सेटल हुआ नहीं है। कमीशन बना ख़त्म हुआ, फिर अभी 7 रुकनी बेंच कल बैठेगा, समाअत करेगा। लेकिन ये आज जिस किस्म के खतूत आए, जिस किस्म की सूरत हाल बनी, तो ये मामला आपको किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और हमें बैसियत तमाम रियासत और इदारों को क्या करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल बहुत ही ताज्जुब का ये इंसिडेंट था और बड़ा एक जो है जिसने भी ये साजिश रची है उसकी तह तक जाना बड़ा जरूरी है। देखें, पाकिस्तान के खिलाफ इसकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को जो है वो तूल देने के लिए और माशी इस्तेहकाम ना देने के लिए जो फोर्सेस हैं वो अपना काम जारी रखी हुई हैं। और जब इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ, जो ये अभी जो जजेस ने जो खत लिखे, उसके ऊपर बर वक्त हुकूमत ने भी कमीशन बना दिया। जब कमीशन के सरबराह ने जो है ये ना बेहतर समझा कि वो स्टेप डाउन करें और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर काम करे, तो फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में भी 7 मेंबर के जजेस का बेंच बन गया जो इस मामले को सुओ मोटो के तहत 184 के 3 के तहत देख रहे हैं। तो ये हुकूमती कार्रवाई तो बिल्कुल मुकम्मल हो गई और जो तयन करना था रास्ता वो तयन हो गया। लेकिन इस तरह के मौके से मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान मुखालिफ आवाजें हैं या जो एजेंडा रखती हैं वो फिर एक्टिव हो जाती हैं। और इस तरह की हरकतें जो आज जो हुई कि किसी ने पाउडर लगा के, अब उसकी तय तक ऑब्वियसली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जाएंगी कि ये वाकई जो है जो ये खतरनाक पाउडर है और ये कहाँ से आया, ये किसने किया, ये किधर से हुई, इसकी तय तक बिल्कुल जाएंगे। और मैं समझता हूं कि जब भी कोई मौका ऐसा आता है कि जहां पाकिस्तान के एजेंडे को कमजोर करना हो, तो जो हमारे मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इस चीज की रियलाइजेशन होना बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान की कोई भी कमजोरी जब नजर आती है तो चाहे वो जिस तरह आपने बिशाम में देखा, गवादर में देखा, तुर्बत में देखा, तो जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो एक्टिव हैं, उसको फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कोई मौका नहीं जाने देते कि वो जो है इस मुल्क के एजेंडे के खिलाफ जो है वो साजिश करें। बहरहाल हुकूमत, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इस चीज की तह तक जाएंगी। जो राना साहब, एक चीज़ और आपसे, मैं गवर्नमेंट ने अपने तौर के ऊपर जो एक्शंस लिए हैं, इस पे एक जो बड़ा इतराज़ किया जा रहा है वो ये भी है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया में जब केयर टेकर सेटअप था उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने कहा, लेकिन नहीं हुआ, आईजी साहब को डीसी को तब्दील करना था। लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही जो तौहीन अदालत या इंसाफ की राह में रुकावट पैदा करने के मामलात पे डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी, इनको सज़ाएँ दी गई हैं, कैद की और जेल की सज़ाएँ दी गई हैं। अगरचे वो सज़ा मुअत्तल कर दी कि ठीक है अपील का हक़ आप इस्तेमाल कर लें, तो क्या ये इंतज़ामी तौर के ऊपर बेहतर नहीं था हुकूमत के लिए कि ऐसे अफसरान जिनको सज़ा दी हुई है अदालत ने और अपील के हक़ की वजह से उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी, तो उनको फॉर टाइम बीइंग एक मनसब से अलग कर दिया जाए? और आज बहुत से लोग ये ख्याल कर रहे थे कि अगर यहाँ पे ज़िम्मेदार लोग होते और ऐसे लोग जो सज़ा याफ्ता हैं इन मनसब पे ना होते, तो शायद सिक्योरिटी चेक हाई कोर्ट का इतना होता कि जजेस के कमरों तक डाक इस तरह से ना पहुँचती। देखिए, ये तो एक दो मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ना है। और जो डिप्टी कमिश्नर जिनको सज़ा मिली, बहुत सारे लोग समझते हैं कि जुडिशरी ने जो है एग्जेक्टिव के काम में मुदाखलत की और इस हद तक जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं थी और ये अनप्रेसिडेंटेड था। लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी को तो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देखें, और ये सिक्योरिटी की ही कार्रवाई थी कि कोई नुकसान नहीं हुआ और ये चीज़ें पहले जो हैं वो पकड़ी गई और फिर इसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुकम्मल तौर पे होगी। देखें, मैं बुशरा बीबी के उन्होंने जो एक इल्ज़ाम लगाया कि उनको जहर दिया जा रहा है, उस पर भी कमेंट करना चाहूंगा। एक तो बहुत संगीन इल्ज़ाम है, इसकी मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए। लेकिन देखें, मसला ये है कि इस मुल्क में पहले भी इस तरह के इल्ज़ाम लगते रहे और पहले भी कहा गया कि इमरान खान साहब को जहर दिया जा रहा है या उनके कोई खाने में मिलावट है। लेकिन जब इस तरह की चीज झूठी साबित होती है तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई उसका जो है उस जो एक वक्ती तौर पे अवाम के अंदर एक कंफ्यूजन फैलती है, एक नफरत की आग जन्म लेती है कि पता नहीं उनके जिनके वो लीडर हैं कि उनके साथ कुछ ज्यादती हो रही है। लेकिन बाद में जब ये चीज झूठी साबित हो जाती है
तो कोई उसका चेक एंड बैलेंस नहीं होता। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। एक तो जो हाई कोर्ट के जजेस पे आज जो खतूत वहाँ पे भेजे गए और एंथ्रॉक्स का लिख के भेजा, कुछ पाउडर भी बरामद हुआ, अभी तो उसकी इन्वेस्टिगेशंस होनी है, एनालिसिस होना है कि क्या है। तो इस पे आप ये जो सूरत हाल संगीन बनती जा रही है, इसके ऊपर आपकी एक ओपिनियन चाहिए। और दूसरा जो बुशरा बीबी साहब के खाने के अंदर जहर की बात की जा रही है या हार्टब्रेक की बात की जा रही है, उसकी क्या डिटेल्स हैं और उस पर आप क्या समझते हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस और मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए? अच्छा, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि एक तो जो आज एक नया एक वो जजेस की तरफ बॉक्स पहुंचा है खतूत का, देखें बात यह है कि बिल्कुल सीरियस मामला है और ये मामला उस वक्त ही सीरियस हो गया था जिस वक्त पहली दफा आमर फारूक साहब को उन 6 जजेस ने बताया था कि एक आपके कुलीग को हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। उसकी रीजन क्या थी कि वो टेरियन वाइट केस से ये किस्सा शुरू हुआ था और उनके ऊपर इस तरह से प्रेशर डाला गया, लेकिन उस वक्त भी ये मामला जो है वो सीरियस नहीं लिया। पहले तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस चीज को बिल्कुल इंश्योर करने का कहा है कि हमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करना है कि वो हो, और ये ही सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट बना देनी चाहिए थी। क्यों जो सो कॉल्ड वजीर आजम है उसको बुलाया गया कि आप आओ? एक चोर को बुलाकर जो इस मामले के अंदर जो बेनिफिशियरी है उसको आप बुलाकर कह रहे हैं कि आप कमीशन बनाओ। उसने जो कमीशन बनाया, जो वो रिटायर्ड जस्टिस गिलानी साहब को उन्होंने मुंतखब किया, उसने तो फौरन ही कह दिया कि मैं तो बिल्कुल जो है इसको तस्लीम नहीं करता। अब उसका क्या जवाब है इनके पास? तो फोटो भी लिया गया है, तो इसके अंदर ये पहले ही काजी फायज ईसा साहब और उनके साथ साथी जस्टिस मंसूर साहब ये अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं कि उन्होंने अदलिया को इंतजामिया के नीचे फेंक दिया, अपने जजेस को एक रिटायर्ड जज के नीचे फेंक दिया। तो अब उनको तो बेंच से बिल्कुल जो है अलहदा होना चाहिए दोनों को। और दूसरी बात ये रह गई कि इस मामले के ऊपर हम ये कह रहे हैं फुल कोर्ट के साथ साथ लाइव प्रोसीडिंग्स दिखाई जाएं और उन लोगों को बुलाया जाए जिन्होंने डराया धमकाया, और तमाम एविडेंस करके पूरी कौम देखे और अदलिया को और इन तमाम अदारों को आजाद करवाया जाए। और दूसरी बात जो आपने बीबी साहबा के हवाले से की है, वो आज भी दरखास्त दी गई कोर्ट के अंदर और यही कहा गया कि उनका जो है वो पहले भी इस तरह का मामला हुआ और उनको खाने में कुछ मिला कर दिया गया, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने रजू किया था। आज तक के ऊपर कोई फैसला जो है नहीं हो सका, ना ही डॉक्टर की जो टीम है उसको जाने की जो है वो इजाजत दी गई है। तो लिहाजा जब डॉक्टर की टीम को जाने की इजाजत नहीं दी गई तो फिर कैसे उनका चेकअप हो सकता है और उसका सदेबाब हो सकता है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने कस्टडी के अंदर कातलाना ये जो है हमला किया है और किए जा रहे हैं। जान जो है सबसे अहम मामला है। अगर जान के ऊपर ही आपने नोटिस नहीं लेना, एक F9 पार्क के अंदर कोई दरख्त काटा, वहां पर 100 मोटो ले लिया जाता है, और जब दरखास्तें भिजवाई जा रही हैं, जब दरखास्तें दायर की जा चुकी हैं, तो उसके ऊपर अब तक जो है वो क्यों नहीं एक्शन हुआ? ये सीरियस मामला है और इसके अंदर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इजाजत देकर जो है डॉक्टर की टीम तश्कील दी जाए जिसमें डॉक्टर फैसल साहब और मुआलिज हैं उनके, वो जाकर चेक करें और जो ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा नईम साहब, ये बताइएगा कि आज कुछ ऐसी खबरें भी थी कि शायद बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया, तो आज जो मुकदमे की समाअत थी उसके बाद वो वहीं जेल है या वापस बनी गाला लाया गया उनको? नहीं, शिफ्ट के हवाले से हमें तो अभी तक कोई मुस्तनद चीज नहीं मिली कि उन्हें कोई है शिफ्ट परमानेंट कर दिया गया है। अब पहले भी हमने तो दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर यही दी थी कि उन्हें शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो जिस तरह से उन्हें रखा जा रहा है, जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है, जैसे उन्हें कैदोबंद और वहां पर जो उनके साथ खाने के अंदर या बाकी चीजें की जा रही हैं, सख्तियां की जा रही हैं, तो ये सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने उससे पहले ही ये मुतालबा कर दिया था कि जहाँ पर आम कैदी हैं, दूसरे कैदी रहते हैं, तो मुझे वहां पर रखा जाए। लेकिन वो अभी नहीं हुआ। उसके ऊपर अच्छा, अभी हाई कोर्ट में जेर इल्तवा मामला है, बल्कि जो है वो जेल अथॉरिटीज ने ये कहा कि यहाँ पर तादाद बहुत ज्यादा है, तादाद फुल होने की वजह से हम उन्हें रख नहीं पा रहे। साथ ही दूसरी रिपोर्ट देते हैं कि 141 जो है यहाँ पर जो कैदी हैं उसके बाद भी जो है यानी कि लोग लाए गए हैं, तो फिर जब 141 लोग बुशरा बीबी के बाद भी आकर जेल में रखे गए हैं, तो फिर क्यों बहाना बनाया जा रहा है? क्या 141 से एक बंदा जो है वो ज्यादा होता है? अच्छा, एक चीज़ और, मैं राना साहब भी इस पे कमेंट करना चाह रहे हैं आपकी गुफ्तगू पे। एक चीज़ मुझे और बताते जाए, आपने फुल कोर्ट की डिमांड की है, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास हुआ था और जिसके नतीजे में अभी 184(3) में अपील का हक भी दिया गया है, तो अगर फुल कोर्ट बन जाती है और फिर कोई मुतासरा फरीक अपील करना चाहेगा
तो वो फिर टेक्निकली आप नहीं समझते कि 7 रुकनी बेंच ठीक है और उसके बाद अपील का हक आए तो फिर 9 रुकनी बेंच बन जाए, और ताकि दूसरा इसको एक एपलेट जो राइट है उसको बरकरार रखने के लिए यहाँ तक इसको किया गया हो? देखें, बात यह है कि इससे राना साहब खुद जवाब भी उस चीज का दे देंगे। राना साहब बड़ी अच्छी तबीयत के मालिक हैं, पढ़े लिखे इंसान है, सारी चीजें समझते हैं। जब PMLN के उस वक्त आपने देखी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, जब भी कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में होता था तो वहां पर बाकायदा मुतालबा किया जाता था कि फुल कोर्ट बनाई जाए, और PMLN या दीगर जमातें करती थी। इसी तरह अगर आप देख लें तो काजी फाजिल साहब भी कहते थे उस वक्त के कोर्ट ऐसे नहीं है जी, यूं फुल कोर्ट बनाई जाए और सारा आपके मामला आपके सामने है। तो वही सारी चीजें अगर खुद पे काजी साहब को करने के लिए आ रही हैं तो उसके अंदर इनको खुद तो होनी नहीं चाहिए था ना, क्योंकि इन्होंने तो अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है कि मैं अदलिया को इंतजामिया के सुपुर्द करता हूँ। तो लिहाजा इनका तो दोनों का तो बिल्कुल उसके अंदर बनता ही है, क्योंकि वो पहले ही अपना फैसला जो है वो दे चुके हैं, क्योंकि उन्होंने इस मामले को सीरियस नहीं लिया। और इससे पहले भी काजी साहब को भिजवाया गया मामला जजेस की तरफ से, ये उस वक्त भी सीरियस नहीं लिया गया। तो अब ओपन जो है वो सारा मामला हुआ है उस लेटर के जरिए, उसके बाद भी नहीं ले रहे, तो अब समाअत करके वो क्या करेंगे? और इसके मुतबादल अगर देख लें तो हमेशा जो है उनके पास जो भी दरखास्त की है फंडामेंटल राइट के हवाले से या दीगर दरखास्तें लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से या कोई भी हमारी PTI की दरखास्त गई है तो उनकी तरफ से कोई खातर खा जो है वो नहीं आया। तो अब भी जो सारा मनसूब है मामला वो PTI के साथ मनसूब हुआ है कि कैसे मामलात में मुदाखलत की गई है। टेरिन वाइट केस से ये कैसे शुरू हुआ है, तो लिहाजा उनके पास तो बिल्कुल जवाब ही उनका नहीं बन सके। देखें, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस चीज को बिल्कुल इंश्योर करने का कहा है कि हमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करना है कि वो हो, और ये हुकूमत का भी मौक़िफ़ है, ये वजीर आजम का भी मौक़िफ़ है। अब आपको जस्टिस शौकत सदीकी का याद होगा कि हमने तो तब भी मुज़म्मत की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तब PTI ने चुप बांधी हुई थी, और जब उनको मिसकॉन्डक्ट पे निकाला तो उन्होंने सेलिब्रेट भी किया, उन्होंने इसकी खुशी मनाई। तो आज जब ये बातें करते हैं तो मुझे याद आता है कि 4 साल चुप के बाद इनको इस चीज का ख्याल आया कि ऐसे नहीं होना चाहिए। बहरहाल हम तो अपने मौक़िफ़ पे कल भी वहीं खड़े थे, आज भी वहीं खड़े हैं। देखिए, बात ये है कि ये पहली बात तो ये कि ये कोई क्लोज्ड कोर्ट नहीं है, ओपन कोर्ट है। तो इन कैमरा की जो बात कर रहे हैं बिल्कुल मुमकिन तौर पे अगर हो जाए बेहतर है, लेकिन ये ओपन कोर्ट है, कोई बंद दरवाजों में नहीं हो रहा। ये पब्लिक के लिए जो वहाँ सुप्रीम कोर्ट को सेशन को अटेंड कर सकता है, मीडिया रिपोर्टर्स और जो वकला हैं, ये उनके लिए ओपन होगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि हमने बिल्कुल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बारे में हमने यही कहा था कि फर्द वाहिद के पास ये हक नहीं होना चाहिए एक चीफ जस्टिस के पास कि वो कैसा बेंच बनाएगा, वो कब सुओ मोटो लेगा। तो अब तो 184(3) जो है उसके ऊपर कमेटी बैठती है 3 जस्टिसेस की, और फिर फैसला होता है कि सुओ मोटो कैसे लेना है, नहीं लेना, और किस तरह का बेंच बैठना है। तो ये तो ट्रांसपेरेंसी अब बहुत बेहतर हो गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि जब अगर 7 मेंबर बेंच जो है, अगर मिसाल के तौर पे जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके खिलाफ फैसला आता है तो उसके पास हक है अपील का, और उन 7 मेंबर्स जो जस्टिसेस हैं उनमें से कोई भी वो उस अपील को नहीं सुनेगा। तो ये भी एक बड़ी ट्रांसपेरेंट एक एडिशनल ये जो हमने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ, जिससे और फर्दर मजीद ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। तो देखें, बात ये कि PTI ने तो हर चीज पे इनकार करना है, PTI ने हर चीज में अवाम को कंफ्यूजन में डालना है, अवाम को गुमराह करना है, तो वो उस अपने मकसद के ऊपर गामजन है। लेकिन इनकी अब हर ख्वाहिश, इनकी हर मर्जी के मुताबिक तो मुल्क नहीं चलना। अब इतनी ज्यादा चीजें मैंने आपको बता दी जिससे इंडिपेंडेंस और ट्रांसपेरेंसी जो जुडिशरी में है वो बढ़ चुकी है, बेहतरी आ चुकी है। लेकिन आज भी ये बजिद है कि हम जो है इसकी सुप्रीम कोर्ट की साख को भी के ऊपर भी हमलावर हों, हम इसको बेंच को भी मुतनाज़े कर दें, जबकि सबको पता है कि इनके पास अपील का हक है, और इनमें से 7 जो जजेस हैं उनमें से कोई भी एक जज जो है उस अपील में नहीं होगा अगर कोई ऐसा वक्त आया। अच्छा नईम साहब, ये बताइएगा कि आप क्या इस केस के अंदर फ्रीक बनने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो है कि ज़रा ये भी बता दीजिएगा कि आपकी जो एक आज़ाद हैसियत डिक्लेयर कर दी गई है आपकी पार्टी की पार्लियामेंट के अंदर, और अभी ज़िमनी इलेक्शन में गालबन आप इंतखाबी निशान घोड़ा जो सुन्नी थात कौंसिल का उसके ऊपर लड़ रहे हैं, तो ये आपकी वापस पार्टी पोजीशन कैसे बहाल होगी?
देखिए बात ये है कि इस वक्त जो है मामला वो है इलेक्शन कमीशन के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो सर्टिफिकेट अभी तक जो है वो नहीं अपलोड किया गया। 7 दिन के अंदर अंदर जब इंटर पार्टी इलेक्शन हो जाते हैं तो सर्टिफिकेट देना होता है। ये बड़ा कानून इसके ऊपर किया है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो इसी तरह ये किया गया और डिले जानबूझकर किया जाता है। आपने देखा कि फॉर्म 45 जो है वो भी 14 दिन के अंदर अंदर अपलोड होने होते हैं, वो भी नहीं हुए। तो यहाँ पर ना कोई आइन है ना कानून है और उसके ऊपर जो मोहर है वो चीफ जजेस के लेटर में लगा दी है कि कहाँ से ये प्रेशर आता है जजेस के ऊपर। देखें चीफ जस्टिस हों या हाई कोर्ट के जजेस हों या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, तो ये सबसे एक मतलब आला या एक ये कह लें कि बड़ी ही मुकद्दस ओहदे हैं जहाँ पर हम नहीं समझ रहे थे कि इस लेवल के ऊपर इस तरह से प्रेशर डाला गया हो। लेकिन यहाँ पर जुल्म की इंतहा हो चुकी है कि अब जस्टिस साहबान जो है उनको इंसाफ नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ उल्टा ये मामला जो है ये पीटीआई का बनाया जा रहा है। ये मामला पीटीआई का नहीं है, ये इस मुल्क का मामला है। इससे पहले अगर देखें आप तो हमेशा मुदाखलत की गई और यही पीएमएलएन के लीडर्स हों या पीपल्स पार्टी के हों, इन्होंने हमेशा ये कहा कि अदलिया के अंदर जो है उनको फैसला करवाने के लिए उन्हें प्रेशराइज किया गया है, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया है। तो अब जब ये मामला उठ गया है और 6 जजेस खड़े हो गए हैं तो उसको बजाय ये कि ये साथ देने के अदलिया के, इन्होंने उसको सियासी रंग देते हुए ये कह दिया है कि ये पीटीआई के जज हैं। यानी या आप बता देना कि कोई ऐसी चीज जो उन्होंने की हो, कोई ऐसा मामला जिससे ये मनसूब करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन जजेस को अपॉइंट किया है या वो पीटीआई की हुकूमत के अंदर अपॉइंट हुए हैं या इमरान खान के कोई रिश्तेदार हैं या इमरान खान को बड़ा स्पेसिफिक उन्होंने रिलीफ दिया है किसी मामले के ऊपर आकर। तो ये बात किस तरह से कह रहे हैं? यहाँ पर जजेस ये कह रहे हैं कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो आपको अंदर रखा जाएगा। आपके सामने जो है लोगों से पेपर छीने गए, आपके सामने लोगों को अगवा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो आप पहले उसको कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप जजेस बोल रहे हैं उनको भी कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। तो ये किस चीज को मानते हैं? यानी कि अगर भुट्टो को 45 ईयर के बाद इंसाफ मिल रहा है तो ये उस बात के ऊपर खुश हैं कि ठीक है ये पूरी कौम धक्के लेती रहे और ये जजेस भी धक्के लेते रहे और इदारे इसी तरह से मर्जी से इस्तेमाल होते रहे। लेकिन ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है। वो ये सोच रहे होंगे कि आपको 45 ईयर बाद ही मिले इंसाफ। देखिए वही बात है ना कि ये चाहते हैं कि 45 ईयर के बाद मिले। और मैं ये कहता हूँ कि जो राना साहब ने बात की है, हम बिल्कुल वो ओपन समात है, लेकिन लाइव प्रोसीडिंग्स दिखाई जाए। यहाँ पर धरना केस हो, फलाना केस हो, ढिमकाना केस हो, तो उसके अंदर अगर आप कहते हैं जी कि हमने लाइव दिखानी है तो अदलिया जो आपके भाई हैं, जो आपके साथी हैं, उनको इंसाफ देने के लिए आप क्यों नहीं लाइव दिखाएंगे? आप दिखाएं, कैसी एविडेंस होती है, कैसे उनको बुलाया जाता है, वो आकर शवाहिद दें, दिखाएं और फुल कोर्ट बनाएं और खुद को अलहदा करें। हमारे तो बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है। एक आखिरी चीज़ पूछूंगा नईम साहब आपसे कि जो सड़कों पे हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आज दूसरा दिन है कि कुछ वकला निकलते हैं एक रैली बनाकर, तो एक कोई बड़ी तहरीक भी आप शुरू करना चाह रहे हैं? ये कोई प्लान ऐसा है कि इस सिलसिले में कोई बड़ी तहरीक भी शुरू की जाए ताकि ये जो अदलिया के अंदर ख़ास तौर के ऊपर बार बार इंटरफेरेंस होती है, हर दौर में होती है, कि इसको किस तरह रोका जा सके? बिल्कुल जी, ये जलसे जुलूस रैलियां ईद के बाद जो है हमारा शेड्यूल आ रहा है और अगर ये मुल्क आज़ाद ना किया गया, हमारे इदारों को इंसाफ ना दिया गया और हम का मैंडेट अवाम को वापस ना किया गया, तो बिल्कुल आप क्लियर सुन लें कि हम इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग मार्च की तरफ भी जाएंगे और धरना भी होगा, सारा कुछ होगा। साइफर केस से बता दीजिएगा, आज जजेस के रिमार्क्स थे कि हम इसको कल कंप्लीट करना चाह रहे हैं, फैसला करना चाह रहे हैं, तो आप ये तवक्को कर रहे हैं कि कल या परसों जो है कि ये कंप्लीट हो जाएगा और फैसला होगा? और क्या फैसला, बज़ाहिर तो बहुत से रिमार्क्स ऐसे आए हैं कि नजर आ रहा है क्या होगा, तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है? लेकिन मेरी इसके ऊपर प्रेडिक्शन यही है कि साइबर केस का फैसला जो है बहुत पहले दे देना चाहिए था। जब हमने क्वेश्चन की दरखास्त दी थी उस वक्त दे देना चाहिए था। उस वक्त भी जानबूझ कर डिले किया गया, इसके अंदर स्टे नहीं दिया गया और जिस तरह से ये ट्रायल चलाया गया, जिस तरह से दूसरे ट्रायल चलाए गए हैं, वो आपके सामने है। तोशाखाना केस क्यों उसकी सजा सस्पेंड होगी? क्योंकि ट्रायल उस तरह से चला है। और साइबर केस के अंदर कल तक ये समाप्त गई है, अभी प्रोसिक्यूशन केस के ऊपर आर्गूमेंट्स बाकी हैं, तो उसके बाद फैसला आएगा। एक के दौरान निकाह वाला केस पेंडिंग है, उसमें भी हमने रजू किया हुआ है, अपील है उसमें भी फाइल, उसमें भी फौरन इंसाफ दिए जाए।
अगर रात अदालतें लगाकर खान साहब को सजाएं दी जा सकती हैं तो इंसाफ के लिए देर क्यों? इसके साथ तोशा खाना के साथ साथ अपना इज्जत के दौरान निकाह के केस के साथ अलकादर ट्रस्ट केस है जिसमें जमानत के लिए अप्लाई हुआ है। अगर उसमें बेल होती है तो फिर कोई ऐसा केस नहीं बचता जिसमें खान साहब की गिरफ्तारी हो, फिर खान साहब रिहा हो जाएंगे। अदरवाइज कोई ऐसा काम ना ये दोबारा कर दें, कोई नई FIR या कोई नई 3MPU के तहत ना गिरफ्तारी डाल दें। ये इद्दत में निकाह की अब नेक्स्ट हियरिंग कब है आपकी? 6 तारीख के लिए 6 को है। और अच्छा, ये अलकादर ट्रस्ट में आप क्या समझ रहे हैं कि इसमें आपकी जमानत की दरखास्त पता नहीं लगे ना लगे, इसका फैसला कब तक हो सकता है? गवाहों के तो बयान शायद हो चुके हैं, जिरा हो रही है जी। अब एक गवाह आता है, उसके ऊपर आज भी एक गवाह के ऊपर जो है वो जिरा हुई है और ये टाइम लगेगा उसमें 15-20 दिन, महीने भी लग सकता है कंक्लूड होते होते। अदरवाइज रूटीन में अगर आप देखें ना तो जब केसेस लगते हैं किसी कोर्ट के अंदर भी कोई मामला जाता है तो उसके अंदर साल 2 साल रूटीन के मुताबिक दरमियान में गैप भी होता है, ईद भी है, बाकी भी चीजें हैं, जजेस छुट्टियां भी कर रहे होते हैं। लेकिन ये वाहिद खान साहब के केसेस थे जिनमें उनकी जमानत की दरखास्त या उनकी सस्पेंशन के लिए दरखास्तें महीनों लटक गई, लेकिन सजाएं देने के लिए चंद घंटों के अंदर सजाएं, सारा ट्रायल मुकम्मल करके 8 दिनों के अंदर 25 गवाह की हैं। यानी जिंदगी में हमने अपनी वकालत नहीं दे सके, 8 दिनों में 25 गवाह हो गए हों और वो सारा केस जो है 10 दिनों के अंदर कंक्लूड करके सजाएं दे दी जाए। तो सारे केसेस में 1-2 दिन के बाद सजाएं दे दी। सिर्फ ये था कि लोगों के मायूसी हो, लेकिन 8 फरवरी को लोगों ने मायूसी नहीं दिखाई और उन्होंने फैसला दिया जो अभी ये मान नहीं रहे। चलो, बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ थे। राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।